हमारी नई सीएम भी उसी बैच में थी। हाँ जी, तकरीबन। आपका दाखिला हो गया, उनका नहीं हुआ? उनका मेरे ख्याल हो गया था, लेकिन वो छोड़ गई थी ना। लेकिन आप देखें आज वो सीएम बन गई, आप डीसी है। न्यूट्रिशन लो, स्ट्रांग हो ताकि फटीग ना हो, उसके बाद आपके पास एनर्जी होगी ना बंदे को भी एंटरटेन करने की। औरत की इंटीमेसी कुछ और होती है, वो क्या होती है वो प्लीज जरा। औरत की तो इंटीमेसी स्टार्ट ही यहाँ से होती है, बंदे की नीचे से होती है, औरत की यहाँ से स्टार्ट होती है। चिस्पा तरीन कपड़े पहन के, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव अ फिगर। पूरी एक नई कैटेगरी बन चुकी हुई है सॉफ्ट पोर्न इंडस्ट्री, व्हिच इज अ जिम वेयर। केड़ा जिम है, मैं भी जाना है। ऐते तानु पता हर बंदा जिम है, डांडी चुक रहा होता है। देखें हम मेन को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, नहीं पसंद ज्यादा लिप्स हो रहे हैं, चढ़ा ये वो सारे कुछ नहीं हमें पसंद। पेट अंदर होना चाहिए आदमियों का। ओके नोमी भाई थोड़ा सा सक इन कर ले प्लीज। 7-8 9 दे दें। सक इन करने की जरूरत नहीं है। देखा था ना पहले आपको। ला 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 तो नहीं हुआ था कुछ। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। और तीनों साल इसके मैंने पैसे नहीं दिए। ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड एक और एपिसोड, एक और शख्सियत, एक्सक्यूज़ मी। आपको पता है हम लोग यहाँ नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं, नॉर्मली यहाँ बड़े डाडे लोग आते हैं। कभी कभार हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनके बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। दे आर नॉट फ्राम माई फील्ड ऑफ वर्क, बट दे आर फ्राम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फील्ड्स विच इज़ द मेडिसिन फील्ड। इनका तारुफ मैं ये करवाना चाहता हूँ बिकॉज शी केम वेरी हाईली रिकमेंडेड। शी इज़ डन अ लॉट फॉर द मेडिकल कम्युनिटी एंड फॉर द पाकिस्तानी वुमेन्स एसोसिएशंस। मैं ये बस कहूँगा कि विमेन हेल्थ के ऊपर भी बात कर चुकी हुई है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो जाए, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के बोर्ड पे भी हैं। उसके साथ साथ इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, लाइफ कोच भी हैं, डिवोर्स एंड मैरिज काउंसलिंग भी करती हैं। मतलब कि मल्ले की फुफू जो सब कुछ करती है ना वो ये करती हैं। Please, it's my honor to have Dr. Shabana Mufti on the show. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। I'm very excited to be here. Nice to meet you. वैसे आपको पता है आप डॉक्टर कहीं से लगती नहीं है। अच्छा। मुझे जब कहा गया कि आप शो पे आना चाह रही हैं और आप मेरे से बात करना चाह रही हैं, आई वाज वेरी फ्लैटर्ड। मगर मुझे जब उन्होंने कहा ना कि जी ये उनका सीवी है, बिकॉज मैंने आपकी पिक्चर नहीं देखी हुई थी, आई वाज लाइक अच्छा यार ये कोई 60-70s की होंगी, बड़ी लर्नड खातून। And I was taken back when you entered and I was like, wow, माशाल्लाह। जो आखिरी 2 बातें की ना आपने, बड़ी लर्नेड खातून, वो ठीक है। अच्छी बात है ना सर, देखें और जो बात की है ना आखिर वाली, हिकमत, दानिशमंदी एंड विजडम, वो भी ठीक है। वैसे लाहौर से आपका ताल्लुक? मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ, हाँ, मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन में हुई और आपकी लाहौर की ही सारी परवरिश थी, तो फिर वॉशिंगटन क्यों भाग गई आप? शादी करके। ये हम सब करना चाहते हैं, इस तरह की हरकतें, शादी करके भागना चाहते हैं यहाँ से, मगर हमें हुकूमत इजाज़त नहीं देती या हमारे माली हालात हमें इजाज़त नहीं देते। जिस टाइम पे आपने मेडिकल किया था उस टाइम पे तो हमारी नई सीएम भी उसी बैच में थी। हाँ जी, तकरीबन उन्हीं के साथ थी और आपका दाखिला हो गया, उनका नहीं हुआ? उनका मेरे ख्याल हो गया था, लेकिन वो छोड़ गई थी ना। हाँ उन्होंने कंप्लीट नहीं की। उन्होंने नो, complete नहीं किया था। हाँ। हाँ, लेकिन आप देखें आज वो सीएम बन गई, आप डीसी है। आप देख लें फिर क्या सोशल अवेयरनेस कौन क्रिएट कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट यूर अ गायनेकोलॉजिस्ट आल्सो। पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स हेल्थ की जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ अभी तक वो देसी टोटके पुराने चल रहे हैं। चाइल्ड बर्थ के ऊपर जब बात आती है, आई एम अ फादर माई सेल्फ, आई हैव सीन माई बेटर हाफ गो थ्रू डिजास्टर, क्योंकि प्रेगनेंसी जो होती है वो औरत को वाकई तोड़ देती है, फिर उसको रीबिल्ड करती है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, बट औरत को पता है कि उसके ऊपर क्या होता है। मगर अभी तक हम लोग जहाँ वुमेन हेल्थ की बात करते हैं, उसकी हाइजीन की बात करते हैं, उसकी आफ्टर केयर की बात करते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं लोग बताते। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि माई वाइफ, माई सन वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, सो वहाँ हमें वो सारी बुकलेट वगैरह मिली थी और वो सारा कुछ। यहाँ क्या होता है? यहाँ तो होता है कि जी बच्चा अगर पैदा होना है तो सिजेरियन कर दें फ़ौरन से पहले, कोई दूसरा पूछता ही नहीं है। व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स ओवर हियर व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड बर्थ स्पेशली? एजुकेटेड कौम है, आपको पता है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो मिलियन क्वेश्चन करते हैं। उसके साथ हाईली लिटिजिनस कौम है, यानी कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हायरार्की होती है। इवन इफ़ आई एम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो मैं ये नहीं कर सकती कि बस अपनी मर्ज़ी से सी सेक्शन कर लिया या ऐसी बात कर ली। जो भी चल रहा होता है उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, नर्सेज होते हैं, पूरा सिस्टम होता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है,
पेशेंट को भी पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और फिर हर चीज़ डॉक्यूमेंट करके, अगर नॉर्मल डिलीवरी का ज़्यादा रिवाज है वहाँ पे, मगर यहाँ तो हम लोग इनकरेज करते हैं, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मगर यहाँ तो हम लोग 60-70% ऑफ द डॉक्टर्स इनकरेज के जी हाँ आप सिजेरियन करवा लें। आई डोंट थिंक सो कि बगैर वजह के कोई इनकरेज करता होगा। देयर हैज टू बी अ मेडिकल रीजन, वरना सी सेक्शन इज अ सर्जरी, कौन सर्जरी करेगा? वो एक अगर कल्चर बन जाता है बिकॉज ऑफ सम मॉनिटरी कोई इंसेंटिव है या कुछ हाँ जी, वो ऐसा है। फ़र्क है, लेकिन हमारे वहाँ फ़र्क भी नहीं है। और उसके अलावा जो है नॉर्मल डिलीवरी एंड लैक्टेशन, नर्सिंग, बच्चों को दूध पिलाना बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और प्री बर्थ यानी कि माँ को जो है वहाँ पे बड़ी फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइजेज, योगा, नमाज क्लासेस, ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचबिलिटी हो, तो उनका ईजी हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी। और पर डिलीवरी के टाइम पे एपिड्यूरल देते हैं, जिसे हम कहते हैं पेनलेस डिलीवरी, कि भाई जी, आपको हम दे देंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, अगर इतनी दर्दें नहीं लेनी पड़ेंगी। अभी मैं किसी से बात कर रही थी कि डॉक्टर ने जो है वो आपको ये नहीं बताया, हमें पहले डिस्कस करना पड़ता है प्लान ऑफ बर्थ, कि आप आओगे तो हम क्या करेंगे, अगर लेबर में आओगे तो क्या होगा, अगर इंड्यूस करना है तो क्या होगा, कितनी देर इंडक्शन रहेगी, उसके बाद अगर दर्दें होंगी तो आपके पास क्या चॉइसेस हैं, कि आपको क्या क्या दिया जाएगा। तो कंप्लीट थरो आपको बताया जाता है, पूरा प्लान होता है, उसकी वजह से आपको पता होता है कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी। डॉक्टर को भी पता है, पेशेंट को भी पता है, और उसके बाद अगर कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, नीड ऑफ टाइम, आपको बताया जाता है कि भाई ये बच्चे का हार्ट बीट नीचे जा रहा है या कोई मसला हो गया तो सी सेक्शन हो गया। वरना कुछ लोग आते हैं जो इलेक्टिव कराते हैं, इलेक्टिव का मतलब कि बाय चॉइस, वो तो पेशेंट की विश है ना। इज नेचुरल बर्थ स्टिल इनकरेज्ड या सी सेक्शन इज अ सेफर चॉइस? एब्सोल्युटली, नेचुरल बर्थ का तो आपको करना चाहिए, जो ट्रेडिशनल तरीका है। सी सेक्शन एक सर्जरी है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आप तो तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि सपोज मेरे पास सऊदी अरब के पेशेंट आते हैं ना, मैं उनसे पूछती हूँ कि जी पहला आपका सी सेक्शन हुआ है, तो मैं इवन देन ट्राई करती हूँ कि दूसरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उनसे मैं पूछती हूँ कितने बच्चे चाहिए, अगर 5-6 बच्चे चाहिए अच्छा, ये तो 5-6 बच्चे चाहिए तो आप 5-6 सी सेक्शन तो नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर किसी को 1-2 चाहिए और आपका पहले सी सेक्शन हुआ है, तो हम उन्हें बताते हैं कि दोबारा नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर दोनों बच्चों के अंदर गैप ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी सी सेक्शन का स्कार अंदर से इतना हील नहीं हुआ। तो फिर वो कहते हैं जी नहीं, हमें सिर्फ 2-3 चाहिए, तो आप रिपीट सी सेक्शन कर देते हैं। लेकिन पहला सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी, अगर पहली दफ़ा कोई औरत आई है तो ऑलवेज इनकरेज करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कराएं, उसकी रिकवरी अच्छी है, वो एक नॉर्मल तरीका है और आपको जो है उसका फ़ायदा है। बेशक फ़ायदा तो होता है, मगर हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक मनी मेकिंग मशीन्स भी हैं, आपको भी पता है। बहुत से हॉस्पिटल्स के ऊपर बड़ी ब्लैक लिस्ट भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर यू कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन वो पेशेंट फिर अपने आप को एजुकेट करे। आज मैं क्यों आती हूँ अमेरिका से, हर 2-3 महीने बाद आती हूँ, इसलिए कि मेरा एक मिशन है, मेरी एक विजन है। अब या तो मैं उधर बैठ के डॉलर्स और कमा लूँ, नॉट अ बैड आप आइडिया। कमाने के लिए वहाँ गई थी वैसे, बाय द वे आपने? लेकिन जब आपका ग्लास भर जाता है, आप उसके अंदर और डालते जाएं, वो True. बाहर गिर जाएगा। True. या फिर आप सोचते हैं कि आई नीड टू गिव बैक टू माय कंट्री, यही होता है ना, कि अब आपका जो एक, या तो ऊपर जाने की आपको एक हिर्स है, खवस है कि मैंने ऊपर ही जाते रहना बस पैसे कमाने, या फिर आप कहते हैं कि यार बहुत हो गया, अब कुछ मीनिंगफुल, कुछ प्रोडक्टिव कर लें अपनी लाइफ में, आई वांट टू गिव बैक टू माय कंट्री। तो मैं एक सोशल अवेयरनेस, एक मिशन, एक विजन के साथ इस कंट्री में आती हूँ, क्योंकि चलो भाई इतनी चीज़ें हो रही हैं स्किन केयर के अंदर, जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ में ऐसे काम हो रहे हैं। उसके अब बाद तो हर बंदा बन गया है डर्मेटोलॉजिस्ट। जी, और लोगों को ये भी नहीं पता कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है। बस एक वो महंगी मशीन आती है और मेरा ख्याल है वो एक्सपेंसिव हेयर रिमूवल है। स्किन केयर है तो स्किन डॉक्टर है, स्किन डॉक्टर में, और मैं भी स्किन केयर करती हूँ, लेकिन हम पहले अपनी क्वालिफिकेशन अपनी सारा डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि मुझे तो खैर प्रेगनेंसी में भी मलेज़मा होता है, और पीसीओएस में आपको एक्नी होते हैं, स्ट्रेच मार्क होते हैं, आपके जो बच्चियाँ आती हैं सारी एक्नी, उन सबको मैं ट्रीट करती हूँ। लेकिन जब मुझे भी लगता है ना कि ये प्योरली स्किन डिजीज़ है, और ये मेरे हाथ, क्योंकि देखें हमारे हाथ टाइड होते हैं, मेरी एक सर्टिफिकेशन है, मेरी एक स्पेशलिटी है जो कि OBGYN है। अगर मुझे लगे नहीं ये प्योरली स्किन डिजीज़ है तो मैं रेफर आउट करती हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट को, हम बैक एंड फोर्थ करते हैं। उसी तरह जब उनको लगता है कि किसी के एक्नी हो रहे हैं और इसको हार्मोनल ट्रीटमेंट चाहिए, बर्थ कंट्रोल चाहिए, तो डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे रेफर करता है। आप स्किन के अंदर भी स्पेशलाइज करती हैं? और स्पेशलाइज इज अ रॉन्ग वर्ड, स्किन को मुझे देखना होता है बिकॉज इट कम्स विद द पैकेज ऑफ अ वुमन, क्योंकि Okay, okay. मैं ओवरऑल
औरत की हेल्थ को देखती हूँ। जब वो औरत मेरे पास आती है तो आपने औरत किसके पास जाती है? या तो जब बच्चा पैदा करना होता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, या कोई डिजीज हो तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास, मेल के पास तो वो जाती भी नहीं है। हाँ जी। तो ये हमारा एज एन OBGYN हमारा फर्ज है कि जब औरत आपके पास आई गई है तो उसको ओवरऑल हेड टू टो उसकी हेल्थ देखें, हाँ। उसके हार्मोन्स देखें, उसकी एज कौन सी है। और जब आती है जी ओह डॉक्टर साहब मैं 30s 40s में हो गई हूँ, मेरी स्किन लटक गई है, मेरे हार्मोन इश्यूज चल रहे हैं, ये किसने बताना है आपको? ये गायनेकोलॉजिस्ट का फर्ज है कि वो बताए। मुझे घर में मार पड़ती है, मेरा बच्चा जो है मेरे साथ बदतमीजी करता है, ओवरऑल हेल्थ के गेट कीपर OBGYN है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज़ को स्पेशली डिस्कस भी करते हैं, विच इज़ पोस्ट प्रेगनेंसी जो डिप्रेशन एक होता है, जी। और ये बहुत ही एक बड़ा इशू है जो कि औरतें फेस करती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन एजुकेटेड कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। इसके ऊपर कोई हमारा पाकिस्तान के अंदर कोई स्पेशली कोई प्रोग्राम है इस तरह का, या डॉक्टर्स इस चीज़ को बताते हैं? हमें किसी ने नहीं बताया था, एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स दैट वेंट थ्रू प्रेगनेंसी, किसी को नहीं पता था कि पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन भी कोई एक चीज़ होती है, जिस तरह मेंटल हेल्थ अब एक इशू बन चुका हुआ है एंड ऑल दैट। सो पोस्ट प्रेगनेंसी जो डिप्रेशन है उसके ऊपर क्यों नहीं कोई एजुकेट करता औरत को? बहुत चीज़ों पे एजुकेट नहीं हो रहा पाकिस्तान में। मैं आती हूँ इधर सोशल अवेयरनेस के लिए, मैं लेक्चर्स देती हूँ, यूथ मेंटोरिंग करती हूँ। अभी मैंने स्किन केयर के ऊपर लेक्चर्स देना शुरू किए हुए हैं कि भाई अल्लाह के वास्ते ये काम मत करो, आपको लेटर लाइफ में 10-20 साल में आप बूढ़े हो जाएंगे, ना कि जवान हो जाएंगे। वेट लॉस इंजेक्शंस पे ऊपर भी मैं बात करती हूँ। ये सारी चीज़ें अब आपका कौन करेगा? अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि जो लोग एजुकेटेड हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपके पास पावर आती है तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। अगर मेरे पास नॉलेज है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको आगे तक अच्छी मतलब आसान लैंग्वेज में ना लोगों तक, मैं कभी-कभी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आसान लैंग्वेज में लोगों को बताऊँ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, सबसे पहले तो जब औरत बच्चा पैदा कर लेती है उसको 80% पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं। हाँ जी। ब्लूज़ डिप्रेशन नहीं होते, लेकिन वही होता है कि औरत जो है क्योंकि उसके अंदर इतनी चेंज आई है, उसकी बॉडी के अंदर, उसके मेंटल इमोशनल लेवल पे उसकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आई है, उसकी पूरा उसे मेरा वज़न बढ़ गया, मुझे कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, बच्चा नहीं पसंद आ रहा, मियाँ बीवी जो है अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, मूड स्विंग्स अलग एक जा रहे होते हैं रोज़ाना, रोना धोना, हर वक्त रोए रोए करना, जिसको यहाँ हम लोग कहते हैं कि छिल्ले, पोस्टपार्टम ब्लूज़ वो जो छिल्ला वो होता है 2 वो हफ्ते यही तक होता है? रहता है। अच्छा। 2-3 हफ्ते के बाद खत्म हो जाता है। अगर वो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा प्रोलॉन्ग करे, विदिन 2 वीक्स ऑनसेट हुआ और ज़्यादा रहा, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन बन गया है। ओके। और डिप्रेशन जो है वो भी बहुत प्रेवलेंट है। और अगर डिप्रेशन हो गया है तो फिर ब्लूज़ में तो खाली आप ये कर रहे हो ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा, आप रो रहे हो। डिप्रेशन में तो बाकायदा आप खाना पीना बंद कर देते हो या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो। आप जो बच्चे को निगलेक्ट करते हो, उसको आप नर्सिंग नहीं कराना चाहते, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका अपने ऊपर ध्यान नहीं, सेल्फ केयर नहीं करते। और अगर आपको इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं, एक होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस जो कि 1 in 1000 है, उसका इंसिडेंस बहुत कम है, यानी कि कम रूनुमा होता है। लेकिन व्हाट इज दैट बेसिकली? उसमें ये होता है कि ब्लूज़ और डिप्रेशन तो चलो मैनेजेबल है, यूजुअली 6 महीने तक अगर दवाइयाँ देते रहो तो ख़त्म हो जाता है डिप्रेशन वगैरह। लेकिन साइकोसिस ये होता है कि आपको डिल्यूजन्स होना शुरू हो जाते हैं, आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, आपको लगता है कि कोई मुझे आके कह रहा है कि ये कर दो, वो कर दो, आपको एक साइकोटिक किस्म की फीलिंग नहीं हो जाती? वैसे आपको आवाज़ें इस तरह के केसेस होते हैं? 1 in 1000 मतलब कम है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि औरतें, बच्चों को आपने कभी देखा होगा कि मूवीज में कि बच्चे को मार दिया, वो औरत मारना नहीं चाहती, शी इज जस्ट नॉट इन दैट फेज मेंटली, वो उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, शी इज बीइंग साइकोटिक। तो उसमें जो है आपको एक इमरजेंसी है, आपको फ़ौरन ज़्यादा देखना पड़ेगा और साइकाइट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी इन हाउस एडमिशन हो जाता है कि दे कैन बी वेरी हार्मफुल टू द बेबी एंड टू हरसेल्फ। ओके। उसके बाद एक पैटर्नल डिप्रेशन भी होती है। मतलब और भी गम हैं इन मतलब ज़माने में इसके पैटर्नल डिप्रेशन नहीं है, पैटर्नल। आपने देखिए जितना औरत के ऊपर स्ट्रेस आया है, हम क्यों आदमी को भूल जाते हैं? फिर लोग मुझे कहते हैं तुम एंटी फेमिनिस्ट हो, तुम बड़ी ट्रेडिशनल हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ट्रेडिशनल, आई एम फाइन विद इट। तुम अमेरिका से आई हो और फिर हाँ भाई मैं पिंडो बंदी हूँ, मैं अभी भी अपनी रूट्स के साथ बहुत ग्राउंडेड हूँ और मैं वापस आके अपनी कंट्री के लिए काम करना चाह रही हूँ। तो आदमियों को नहीं भूलना चाहिए हमें।
ये डिप्रेशन में क्या होता है, खासतौर पे जो लोग जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनके पास इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है हाँ जी। आदमी को, उसको ऊपर और डिप्रेशन आ जाता है कि अब एक नहीं पूरे खानदान को पालना है, बच्चे हो गए हैं, उसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी में भी तो एक नया बंदा आया है ना, बच्चा आया है, और उसकी तरफ से जो अटेंशन बीवी दे रही थी वो भी तो हटी है, बिल्कुल, इमोशनल इतने ज़्यादा उसका भी पैकेज आया है, तो वो भी मूड स्विंग्स, उसको भी डिप्रेशन, उसको भी वो लगता है अपना नहीं ख्याल कर रहा, बीवी का नहीं कर रहा, वो लड़ता झगड़ता है और फाइटिंग मोड में आ जाता है, तो डिप्रेशन है वो। आपने ये मैरिज काउंसलिंग और आप बल्कि मैरिज और कहते हैं सेक्सुअल दोनों काउंसलिंग करती जी। हैं, और आफ्टर स्पेशली शादी के बाद जब मर्द औरत के बीच में औलाद आती है, उनकी जो डिवोर्स रेट्स होते हैं वो मतलब ज़्यादातर इसलिए भी हो रहे होते हैं बिकॉज उनकी जो उनकी इंटीमेसी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है बच्चों की वजह से। अच्छा, इंटीमेसी को लोग बड़ा समझते हैं सिर्फ द एक्ट ऑफ बीइंग सेक्सुअल टू ईच अदर, हाँ। हालांकि इंटीमेसी जो होती है वो बॉन्डिंग, कनेक्शन, एक दूसरे का जो वेवलेंथ और अलाइनमेंट होती है वो भी मैटर करता है। इंटीमेसी खाली एक वो एक्ट नहीं है, बल्कि यू आर जितनी मतलब पाकिस्तानी मर्द के लिए इंटीमेसी तो वही है। अच्छा जी। इंटीमेसी द टाइम हो गया। चलो ठीक है, माना, यस, क्योंकि औरत के अंदर चेंजेस आ रही हैं, और जब औरत के अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसको अल्लाह मियाँ ने पैदा किया मैटरनल इंस्टिंक्ट्स के साथ, उसकी तमाम तर तवज्जो जो है, उसका मरकज उसका नया बच्चा बन जाता है, हाँ जी। और वो बंदे को इग्नोर कर देती है। तो ये चीज़ें जो हैं, जब मेरे पास इस तरह के कपल्स आते हैं, तो मैं उनको, औरत को भी मुझे समझाना पड़ता है कि एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे उसको बैलेंस कायम करना पड़ता है, उसमें उसके घर का माहौल भी आ जाता है, अगर उसका सपोर्ट सिस्टम है, खासतौर पे हमारे पाकिस्तान में अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो हाँ कि जी। अब कम हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान यानी भी है। पंजाब में तो हाले भी हाँ, जॉइंट फैमिली है क्या, थानू अगर पता है? उसका नुकसान कम हो, अच्छे इन लॉज हैं, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ जी। तो आपका बच्चा अगर वो संभाल लेते हैं और आप सेल्फ केयर की तरफ आ जाते हैं कि नाउ दिस द टाइम पीरियड, पहले देखिए ना, आपने नर्सिंग करनी है, तब तो आपको अपना भी नहीं ख्याल, बच्चे का भी नहीं ख्याल, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हो, आप एक्सरसाइज करें, आप हेल्दी न्यूट्रिशन लें, आप इनसाइड आउट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हमारी औरतों को होता है कि क्रैश डाइट करके जल्दी से वजन कम करो, आई नीड माई लुक्स बैक, ओज़ेम्पिक या जो भी, और उसके बाद मैं कहती हूँ नहीं, ये टाइम पीरियड जहाँ अपना ख्याल करो, इनसाइड आउट न्यूट्रिशन लो, स्ट्रांग हो, ताकि फटीग ना हो, बच्चे का भी ख्याल करो, उसके बाद आपके पास एनर्जी होगी ना बंदे को भी एंटरटेन करने की। तो नहीं अच्छा, मैं देखिए अगर मैं एज डॉक्टर आपसे ये चीज़ पूछूं कि हम लोग यहाँ मर्दों को इस चीज़ की एजुकेशन का नहीं पता कि औरत की इंटीमेसी, आपने जिस तरह बात की कि सिर्फ सेक्सुअल नीड इज़ नॉट इंटीमेसी, इसके अलावा इंटीमेसी क्या है, हम मर्दों को वाकई नहीं पता, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट टॉट। हमने जो देखा होता है या तो मैगजीन में से देखा था या फिल्मों में से देखा होता है। यहाँ जाके जब हम लोग बात करते हैं कि मैरिज की, और आपने कहा कि औरत की इंटीमेसी कुछ और होती है, जी। वो क्या होती है, वो प्लीज जरा औरत की तो इंटीमेसी स्टार्ट ही यहाँ से होती है, बताइए। बंदे की नीचे से होती है, औरत की यहाँ से स्टार्ट। हाँ नहीं, वो women are from Mars, men are from Venus। यस, तो औरत जब तक इमोशनली कनेक्टेड नहीं होती एंड शी इज नॉट इन अ रिलैक्स्ड फेज ऑफ हर लाइफ, और उसको स्ट्रेस है, चाहे बच्चे का हो, चाहे इन लॉज का हो, या बाहर की दुनिया का हो, और बाहर का स्ट्रेस बेडरूम में लेकर आ रही है, तो वो कभी भी आपके साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। और ये स्ट्रेस खाली बाहर की दुनिया का नहीं हो सकता है आप उसको इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि शी इज़ नॉट इनटू यू, आपको जो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उसको मोहब्बत नहीं दे रहे, और जो वो चाहती है आपसे वो आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये औरत जो है वो बेडरूम में आते ही मेरी एक सिडक्ट्रस, एक बड़ी ज़बरदस्त मेडूसा बन के मुझे एंटरटेन करे, तो ऐसा तो नहीं होने का ना, क्योंकि बेडरूम के अंदर जो औरत होती है वो एक बड़ी सेल्फ सेंटर्ड और बहुत, अगर वो अपने आप को पसंद करती है ना, इसलिए भी मैं औरतों को कहती हूँ सेक्सुअल काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सेल्फ केयर एंड सेल्फ एस्टीम। अगर आपकी नज़र में आप खूबसूरत हैं, आपका वजन कम है, तो आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं ना, तो आपकी जो पूरी एनर्जी होती है इन द बेडरूम एक्सूड हो रही होती है, और आप फिर दूसरे को भी प्लीज करना चाहते हैं। But do you think Pakistani men, especially I'm talking about Pakistani men, most of the women are very scared to express their sexual desires because उनको ये भी होता है कि यार हम लोग कहीं जज ना हो जाए, हमें हमारा मर्द देखेगा अच्छा जी है तो बहुत ही खुले मुँह लगी है। अच्छा, उसमें फिर हम लोगों का भी एक आता है कि बैरियर आता है कि जी हम लोगों को घर के बाहर जो है वो सीता चाहिए, बेडरूम में हमें गीता चाहिए। यहाँ हम लोग किस तरह फिर, मतलब यहाँ मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि अपनी औरत को इतना लीवरेज दे, अपना ट्रस्ट दे कि शी कैन एक्सप्रेस हरसेल्फ। पता है इसमें मैं हमेशा बात करती होती हूँ लिमिटिंग बिलीव्स,
ये एक साइकोलॉजी की टर्म है जिसमें जब बच्चों को रेस कर रहे होते हैं और अगर लड़कियों को ये सिखाया गया है द एक्ट ऑफ इंटीमेसी जिसे हम सेक्स कहते हैं, जी आई डोंट नो इफ आई कैन यूज दैट बट यू कैन, इट्स अ पॉडकास्ट। इट्स अ पॉडकास्ट ठीक है, तो आपको ये सिखाया गया कि ये गंदी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है, तो आपका वैसे ही जो ब्रेन होता है ना उसकी तरफ से ब्रेन वॉश्ड हुए होते हैं आप। हालांकि जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिसाइड्स द इमोशनल बॉन्डिंग एंड अफेक्शन। तो आदमी जो हैं अगर उनको भी यही लिमिटिंग के, ये लड़की अगर पहले से जो है अगर वर्जिन नहीं है या अगर उसके पहले से बॉयफ्रेंड है तो शायद वो इतनी बोल्ड होगी, जी चाहे वो बेचारी वहाँ पर हमारा रिलीजन आ जाता है ना कि जी हम लोग एकदम औथे साडा बड़ा मुसलमान आ गया। हालांकि वो बेचारी का जरूरी नहीं है। आई मीन शी इज नेचुरली वेरी एथलेटिक एंड शी इज नेचुरली वेरी एजुकेटेड। हाँ जी तो इसका ये मतलब थोड़ा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन चूंकि हमारा कल्चर ऐसे है, जब कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है सिलेक्शन ऑफ पार्टनर। अब अगर आपकी बच्ची और आपके घर का माहौल इतना लिबरेटेड है और आपने अपनी बच्ची को ऐसी परवरिश दी है तो आपको पता होता है कि आपके बच्चे किस लेवल के हैं, उनका सोच किस लेवल की है। हाँ जी। ब्याह आपने दिया एक अनपढ़ जड बंदे के साथ जिसका इतना कंजर्वेटिव या उस लेवल की सोच ही नहीं है, उसका वेवलेंथ वो नहीं मैच कर रहा आपकी और अपनी बीवी के साथ, तो वहाँ पे तो क्या कहेंगे, फ़र्क आ जाएगा ना सोचने का, समझने का। और अगर एक ऐसा एजुकेटेड बंदा जो देखें ये भी होता है कभी अनपढ़ जाए, क्या कहते होते हैं, पढ़े लिखे जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल, यानी कि आप पढ़ लिख रहे हैं, किताबें आपको नहीं पढ़ाती, आप यूनिवर्स से पढ़ते हो, जो आपका स्टाइल होता है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, आपने दुनिया से सीखा होता है। वो वाली सोच जब आप बेडरूम में लेके जाते हो तो यू विल बी अ गुड हस्बैंड, यू विल बी अ गुड लवर टू, एंड you will be a pleaser, you will be pleasing the other person, or like you know आप दूसरे को टेंशन देते हो। आदमी जो होते हैं ना वो अपनी तमाम मर्दानगी जो होते हैं ना जब बेडरूम में लेकर आते हैं उसके साथ उनको एक ईगो होती है, उनकी एक वैनिटी होती है कि मैं एक अच्छा लवर हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਪਾਕਿस्तानी समझता है मैं ही चैंपियन है ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ मैदान फतेह करके जाओगे। ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सपीरियंस बड़ा जी, सानू नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं मैं तो सानू मत बता रहा हूँ। हालांकि ये बड़ी एक आपने 100% बात सही कही, ये बड़ा ईगो का मसला आता है यहाँ। एंड मोस्ट ऑफ द मेन a lot of the times they cannot perform because of the stress and because of that distance between a man and a woman, वो जो intimacy रहता है। compatibility at so many levels in among the couple is important. compatibility intellectual compatibility होती है जहाँ पे आपकी ग्रोथ की कंपैटिबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग की कंपैटिबिलिटी। आप एक पीएचडी करके तशरीफ ला रही हैं, आगे से बंदा उजड़ है, उसको पता ही नहीं कि आप क्या बातें कर रही हैं, उसके सर के ऊपर से गुजर रही है। एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी जहाँ पे आप एक दूसरे के एक लेवल पे इमोशंस को केटर करते हैं, आप अनकही बातें समझ जाते हैं अपनी पार्टनर की। उसके बाद फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, अगर आप एक बहुत अमीर घर के थे, द वैल्यू ऑफ मनी जिस तरह से आप उसको एंटरटेन करते हैं बड़ा डिफरेंट होता है। गरीब घर का बंदा जो होता है वो कंजूस है या जैसा भी है, या उसके पास पैसे ही नहीं थे, उसके पास नए नए पैसे आए, तो वन भी जो एक नए न्यूबीज होते हैं वो डिफरेंट तरीके से वैल्यू ऑफ मनी होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके बाद रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी, अगर आपकी आपके घर में माँ आपका हिजाब ले रही है, जो आपके घर में आप एक बड़ी ग्लैमरस लड़की ले आए और फिर उसको मोहब्बत और इश्क में तो समझ रहा है नहीं ठीक है हम कर लेंगे मैनेज, लेकिन एब्सोल्युटली एप्पल डज नॉट फॉल क्या कहते हैं, fall far from the एग्जैक्टली। तो फिर ये होता है कि आपके कुछ साल गुजरते हैं ना तो आप अपना बाप बनना शुरू कर देते हैं, जो आपके घर की फाउंडेशन होती है ना, वो वापस आप अपने रूट्स की तरफ यू ऑलवेज गो बैक टू योर चाइल्डहुड। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक बंदे से जब शादी कर रहे हैं ना तो वो जो पैकेज लेकर आ रहा है ना आप उससे तो डील कर सकते हैं, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड से आप डील नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज ब्रिंगिंग इन द पैकेज। उसके अंदर बैरिड होता है, वो दफन होती हैं चीजें जो टाइम टू टाइम अपना सर निकालेंगी। वो जो डीमंस आपके निकल रहे हैं ना बाहर, सारी उम्र निकलते रहेंगे, कभी 30 साल में, कभी 40 साल में, कभी 50 साल में। 30-40 साल में उसको याद आया भाई हमारे घर का तो ये माहौल था, बिकॉज दे ऑलवेज गो बैक। जवानी में आपने अयाशी कर, चाहे जितने मर्जी ओपन क्यों ना हो, ऑलवेज घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो जाके कहेगा भाई तुमने काम नहीं करना, या शुरू में शायद इश्क में ना भी कहे चल पड़ेगा, फिर कहेगा अब हिजाब लेना शुरू कर दो, सर्टेन तरीके से रेडी होना शुरू कर दो, या वाइस वर्सा कि एक जो बहुत आप हिजाब वाली लेकर आए और आपका घर बड़ा ग्लैमरस और बहुत आपकी माँ इस तरह थी, तो आप कहेंगे नहीं हम तो, फिर यू गो बैक टू दैट एंड यू से कि अब तुम एक सर्टेन स्टाइल से अब ये सर से उतारो, मुझे पसंद नहीं, तुम पेंडू लगती हो, मैं तो उठता बैठता बड़े। हाँ हमने हिजाब को पेंडू क्यों बना दिया है यहाँ, हालांकि हम लोग तो कब चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। हाँ
तो जब आप ये किसने प्रमोट किया ना, आदमी ने किया, आप ये कैसे कह रहे हैं आप, तो आदमियों ने ऐसी औरतों को प्रमोट किया है कि तुम एक सर्टेन अंदाज में, एक सर्टेन लुक में, ऐसा चिजल जा होगा, पाउट लिप्स होंगे, ऐसी पिक्चर तुम लगाओगी मैं ऑनेस्टली बताऊं, सोशल हम मीडिया मर्दों पे, ने नहीं प्रमोट किया, हम मर्दों उनको को लाइक कौन करता है? वो तो हम ही करते हैं, जाहिर बात है, क्योंकि हम ठरकी हैं बेचारे, एट द एंड ऑफ द डे हम क्या टर्की करें। बंदे ने किया है ना। नहीं मगर ठरकी अच्छा, इसलिए ऐसी हुए हैं बिकॉज मतलब औरतें दिखा रही हैं। अब आप मुझे बताएं, आधे से ज्यादा बल्कि 90% ऑफ द टाइम आपको पता है सबसे ज्यादा टाइट कपड़े कहाँ पहने जा रहे हैं? जिम में। अब आप किसी औरत को जिम में वर्कआउट करते हुए देख लें आप, मैं कहता हूं कि आप कहेंगे अच्छा पाजी ए वेट कितने चुकती पई है। हर औरत टाइट से चिस्पा तरीन कपड़े पहन के, ठीक है आई अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव अ फिगर, मगर फिर जिम में एक पूरी एक नई कैटेगरी बन चुकी हुई है ऑफ सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री विच इज अ जिम वेयर। ਕਿਹੜਾ जिम है, मैं भी जाना ऐसे ਤੁਹਾਨੂੰ पता हर बंदा जिम ही जिम है, डंड ही चुक रहा होता है। ऑल आई एम सेइंग इज देखें, आई अंडरस्टैंड द बैटल बिटवीन द सेक्सेस, इट्स ऑलवेज बिन देयर, ठीक है, बट यू कांट ब्लेम अस मेन ऑल द टाइम। देखें हम मेन को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है बिकॉज हमारे पे बात यूं आती है। एक्चुअली जो मैं कह रही थी, मैं बंदों की फेवर में कह रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हाँ जी, आपने औरतों को वैलिडेट करते गए, उसमें ये होता है कि जो नई पौध की लड़कियां आ रही हैं उनको लग रहा है कि दिस इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। और हालांकि मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं 90 बल्कि मैं तो कहूँगा 70% चले ऑफ द मैन को नहीं पसंद ज्यादा लिप्स हो रही हैं, अच्छा, चढ़ा ये वो सारा अब कुछ एक नहीं हमें पसंद। ट्रेडिशनल बंदी एक अच्छे तरीके से कोई एजुकेशनल या कोई ऐसी बात वीडियो लगाए, अपनी सोशल मीडिया इन है, हर बंदा जाना चाहता है, हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है उस पर, उसको 2-4 लाइक भी नहीं आते, तो उसको लगता है पेयर प्रेशर में कि दूसरी बंदी को आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे, तो मुझे यही लुक चाहिए, मुझे ऐसा ही बनना है। एक्सटर्नल ठीक है, वैलिडेशन, 100% मैं एंड बात, दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन इज कमिंग फ्रॉम द मैन। और मैन मगर मैन वो औरत को कभी घर नहीं लेके आएगा, मसला भी ये है ना, वो उस औरत को इंस्टाग्राम तक ही रखेगा। आजकल जो है वैसे हालात बदल गए हैं, आजकल जो है दे आर अट्रैक्टेड जो विद अ सर्टेन लुक, कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, वो फंसा भी लेते हैं एक दूसरे को सारे, वो अपनी मनी के बेस पे फंसा रहा है, वो अपनी लुक्स की बेस पे, सो जो बीच में डील हो रहा है वो यही किस्म का हो रहा है। देखें एट द एंड ऑफ द डे कोई भी औरत किसी मतलब फुकरे के साथ तो नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वैल्यू कोई तो मनी रहनी इज द चाहिए। बेस्ट मोटिवेटर। जी, मनी होगा तो औते काले नाल भी ब्याह कर लेगी। हाँ, लेकिन आपका मेन पीछे फैक्टर और फाउंडेशन क्या है? अगर आपको मनी ही सिर्फ है और आपने कोई और चीज नहीं देखी, तो बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि फिर आपने जिस तालाब में आपने कूदा है फिर उसके लिए आप मतलब रेडी रहे, मैं जिसकी बेस पे डिसीजन लिया। जी बिल्कुल। मैंने अभी एक हाल ही में एक क्लिप देखी थी जिसमें वो बंदा पूछता है, कहते हैं कि वुड यू रादर बी विद अ बिलियनियर हु चीट्स ऑन यू और बी कंप्लीटली इन लव with a person who cannot afford even a pair of socks। तो उस औरत ने कहा, कहती है हाँ बिलियनियर ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है चलो और कुछ नहीं, आंधे तक आ रही है ना। सही है, मतलब तो एक औरत की Mindset। मेंटालिटी बिल्कुल माइंडसेट हमने ऐसा कर दिया हुआ है। माइंडेड हो गए हैं लोग। हालांकि आज की औरत को चाहिए कि अगर उसने सक्सेस हासिल करनी है तो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके अपने आप की जो, और बंदे को भी, दोनों तरफ अपना स्किल वैल्यू आप क्या ला रहे हो, आपका एक सेट होता है स्किल सेट, जो स्किल सेट आप टेबल पे ला रहे हो उसके इक्वली मैच होना चाहिए आपको। अगर आप बिल्कुल ही फुकरे हैं तो आप क्यों फुकरे हैं? ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट इन योर लाइफ, यू आर नॉट कंप्लीट एंड यू आर नॉट सक्सेसफुल। आपको रोका तो नहीं ना किसी ने। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब हुआ कि फिर अगर आप कोई फेक चीज ला रहे हैं तो आगे से फेक मिलेगा आपको। अब अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे जा रहे हैं तो आपने सिर्फ अपनी लुक्स की बेस पे किसी को सिलेक्ट किया है। टेल मी, लुक्स किसकी कब तक रहेंगी? जितनी मर्जी आपके पास पैसा हो, आप जितना मर्जी कर लें, एज तो आपने करना है। जब लुक्स खत्म होंगी, अगले का पैसा या तो खत्म हो जाए ना, तो फिर वो भी फुकरा हो जाएगा। नहीं, जो तक लुक्स मुक दी अगले तो चाह भी मुक जाता है। That's what I was saying कि आपने लुक्स की बेस पे किसी को विन किया, अगले ने पैसे की बेस पे किया, उसका पैसा बढ़ता गया, आपकी लुक्स के एसेट्स कम होते गए। अब क्या होगा जब आपकी लुक्स कम होंगी, उसका पैसा या तो उसको फुकरा करें पहले, लेकिन वो बढ़ता गया, तो अब वो दूसरी औरत लेकर आएगा जिसकी वही लुक्स थी। बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। ये लड़कियों को पता होना चाहिए कि जिस चीज के अंदर हम जा रहे हैं, जिसकी बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप का, वो बहुत शॉर्ट टर्म है। आप इतनी काउंसलिंग करती हैं, डिवोर्स और मैरिज काउंसलिंग में, व्हाट डू यू थिंक इज द नंबर वन रीजन फॉर द हाईएस्ट डिवोर्स रेट जो कि अब हम लोग देख रहे हैं?
स्पेशली अर्ली डिवोर्सेस। पहले तो होता था ना कि जी पता लगता था कि 10-15 साल बाद डिवोर्स हुई, तो पता लगता है 10-15 दिन बाद ही हो गई। ऑप्शंस बड़े हैं सबके पास सोशल मीडिया की वजह से, और आपको ऑलरेडी पता होता है कि अगर मेरा यहाँ नहीं चला, आपके लैक ऑफ फाउंडेशन, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक चीज़ नहीं हो सकती इसके ऊपर। आपकी फाउंडेशन ऐसी है, आपके माँ बाप जो हैं आपको ट्रेन किया आजकल लड़कियों को कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपको ईजी हो जाएगा डिवोर्स लेना। हालांकि पहले ज़माने में कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने थिक एंड थिन में अपने हस्बैंड का साथ देना है, बर्दाश्त करना है, कोशिश करना है, निभाना है। बात वही है कि पैसा करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन पीछे माइंडसेट ये कहना है कि डिवोर्स लेना आसान हो जाएगा, एक्सेप्टेंस आ गई है कि जल्दी फारिग हो जाओ, विच इज़ आई एम फाइन विद दैट। कि अगर आपका हस्बैंड अब्यूजिव है, लड़ाई मार कुटाई हो रही है, शुरू में ही पता चल गया कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होंगी, एक कांस्टेंट फैक्टर है, जवारी है, औरतों के अंदर है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं बदल सकते, तो आपको जल्दी अलग हो जाना चाहिए। व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम? लेकिन नहीं होंगे क्योंकि वो अमीर है ना, तो फिर बी रेडी कि वो चलता रहेगा ऐसे, फिर व्हाई यू इवन कंप्लेनिंग? आपको फिर ये पता होना चाहिए ना कि जो चीज़ आप मैं अमरूद का दरख्त लगा के आम नहीं उगा सकती। तो मेरा मतलब है कि जिस चीज़ के ऊपर आप डिसीजन ले रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, या अपनी वैल्यू आप इतनी हाई वैल्यू कर दें कि अगले को भी पता हो कि चपेड़ यहाँ पड़ेगी आगे से अगर मैं मारूंगा तो। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल? आप क्या इतने एजुकेशन की वैल्यू ला रहे हैं, विजडम की वैल्यू ला रहे हैं, अपने मनी की वैल्यू ला रहे हैं, अपनी फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी, कोई तो वैल्यू लेकर आओ भाई दोनों तरफ से जो कि मैच कर रही है। कुछ भी नहीं ला रहे और सिर्फ एक हुस्न की बुनियाद पे, दूसरा पैसे की बुनियाद पे, तो फिर वो कब तक लास्ट करेगा? वो तो नहीं लास्ट करता ना फिर ज़्यादा। आपने इसके ऊपर भी बात की कि पेरेंट ग्रूमिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, पेरेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को पालने का, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी हैव नाउ डेज। इसकी क्या आप शॉर्टफॉल्स देख रही हैं? क्या ये चीज़ें आगे जाके वर्स होती जा रही हैं? आप यंग काउंसलिंग के अंदर क्या चीज़ें देख रही हैं? बच्चों के अंदर क्या चीज़ मेन, मतलब किस चीज़ की कमी आ रही है? गैप बहुत, जनरेशनल गैप बहुत आगे, चूंकि जो बच्चे हैं वो बहुत आगे चले गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अगैन, बिकॉज ऑफ द गैजेट्स जो उनके हाथ में हैं, और जो माँ बाप हैं वो इवॉल्व नहीं किया, उन्होंने ग्रो नहीं किया और अपने बच्चों की नीड को समझ नहीं सके। पेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप अपने बच्चों से उनके गैजेट्स भी नहीं दूर कर सकते क्योंकि उनके फ्रेंड्स के पास है, आप उनको एक सर्टेन एजुकेशन से दूर भी नहीं कर सकते। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ग्रो करें, उनकी नीड्स को समझें क्योंकि आजकल की नीड्स बदल गई हैं। आपने उनको खींच के पिछले वाले टाइम में नहीं ले जा सकते। माँ बाप को इवॉल्व करना चाहिए कि ये बॉन्डिंग क्रिएट करें, और ये फाउंडेशन तभी स्ट्रांग होगी जो घर की तरबियत होती है। घर की तरबियत माँ बाप करते हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कनेक्शन की, जो आपने कहा कि माँ बाप जो क्योंकि वो डिवाइस को ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको कम कर रहे एंड हैं। द फ्रेंड्स, और आपके एडवाइजर्स कौन है? आपकी सहेली आपको बता रही है कि भाई ये कर लो वो कर लो, बजाय इसके कि आपकी एक एक्सपीरियंस्ड मदर बताए। जनरेशनल गैप आ गया हुआ है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड बिकॉज कि माँ बाप ने आगे इवॉल्व करने से मना कर दिया, वो पिछली चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं कि हमारे ज़माने में तो ये होता था वो होता था, उन्होंने ग्रो नहीं किया। और उसकी वजह से बॉन्डिंग में जब कमी आ जाती है, ट्रस्ट में जब कमी आ जाती है, घर की तरबियत में, और फिर सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि खाली बच्चे और पेरेंट्स का कनेक्शन इसलिए नहीं खराब हुआ, इसलिए भी खराब हुआ है कि माँ बाप का आपस में कनेक्शन खराब हो गया हुआ है। माँ बाप के जब आपस के कनेक्शन खराब होते हैं, उनके कोई भी खटपट हो सकता है, फाइनेंसिस की वजह से हो सकता है, आजकल मनी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो घर में जब आपके रोजी रोटी का मसला पड़ा हुआ है, आप लोग लड़ेंगे आपस में। उसके बाद इनफिडेलिटी की वजह से भी हो सकता है कि तुम फलां औरत को देख रहे हो, फलां को ये कर रहे हो, घर में कोई भी मसला हो सकता है। जब आजकल के ज़माने में माँ बाप के अंदर आपस में इतनी खटपट चल रही है जो कि बच्चों के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। आप जब लड़ेंगे, अपनी चीज़ें बेडरूम बाथरूम तक नहीं रखेंगे और बच्चों को कॉन्फ्लिक्टेड मैसेज दे रहे हैं, डबल मैसेज दे रहे हैं कि बाप ने कहा नहीं तुम ये करो, बाप के अगेंस्ट माँ हुई हुई है, और बच्चे यूजली माँ की तरफ स्वे हो जाते हैं और वो उसके अगेंस्ट एक आर्मी तैयार कर रही है अपने बच्चों को कि बड़े होके हम बाप के अगेंस्ट खड़ा हो सकेंगे। तो जब भी माँ बाप एक पेज पे नहीं होते और अपने तनाज़ात और अपनी लड़ाइयाँ बच्चों के सामने लेकर आते हैं, तो बच्चों की तरबियत वो नहीं होती, वो बचपन से ही एक ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं, एक कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप का शिकार हो जाते हैं। इज दैट द रीजन व्हाई? बिकॉज आप देखें कि एक टाइम होता था
कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह लेट 40s या लेट 50s में लोग करते थे. नाउ 20s में लड़कियां अपने ब्राउ लिफ्ट करवा रही हैं, दे गेटिंग देयर चीक्स इम्प्लांटेड एंड ऑल दैट. Do you think this is because of pure social pressure that they want to be accepted in that? हालांकि कोई ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की. एब्सोल्युटली एक्सटर्नल वैलिडेशन हर एक को चाहिए कि मेरे लाइक्स कितने आ रहे हैं, मुझे कितना पसंद किया जा रहा है. सोशल मीडिया जितनी तबाही लेकर आया है, मेरे ख्याल फ़ायदा उसका कम ही है. ये जितने प्रोसीजर्स हो रहे हैं, एक्चुअली जो मैंने मुहिम स्टार्ट की हुई है, मैं एविडेंस बेस्ड साइंस के ऊपर बात करती हूँ. पिछले 20 साल की जितनी रिसर्च है मैं उसको लेकर आती हूँ और पाकिस्तानी अवाम को अपने चैनल के थ्रू और जो मैं कॉलेजेस में लेक्चर देती हूँ मैं बताती हूँ कि कौन से स्किन प्रोसीजर आपको करवाने चाहिए, कौन से आजकल चले हुए हैं जिसके नुकसानात होंगे, जिसके पीछे सेफ्टी डेटा नहीं है कि आपने आज करवाया तो 10 साल के बाद आपको कोई स्किन कैंसर नहीं होगा, लिवर डैमेज नहीं होगा, गुर्दे फेल नहीं होंगे. हमें नहीं पता, आपको तो नहीं पता क्योंकि रिसर्च तो बाहर के मुल्कों में हो रही है. अगर उन्होंने नहीं की तो आपने पाकिस्तान में बैठ के कैसे रिसर्च कर ली? और आप लोग ठोकी जा रहे हो इंजेक्शंस विदाउट नोइंग, क्योंकि नुक्कड़ में आपके कॉस्मेटिक सर्जरी की चीज़ें लोग खोल के बैठे हैं, प्रोसीजर्स खोल के. बच्चियां जो हैं, अब देखें, एक होता है कि मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ पे मैं हीरोइन हूँ, उसका स्पैन कम होता है ना. आप 25 साल तक 30 साल तक हीरोइन आ सकते हैं, उसके बाद आपको कैरेक्टर रोल देते हैं. नहीं, वो ये तो अब रेखा के टाइम की बात करें. अब तो 10 साल आप निकालें तो बड़ी बात है. अच्छा. उनते 10 महीने बाद एक नया आइटम आया होता है. हाँ बिल्कुल. तो अब उस प्रेशर में आपकी रोजी रोटी है वो आपकी, तो वो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो प्रोसीजर्स करा के दे वांट टू लुक यंगर. लेकिन बट दैट्स शोबिज, बिकॉज़ शोबिज. लेकिन उस शोबिज का ये नुकसान हुआ कि किम कार्दाशियन ने कुछ किया, पाकिस्तान इंडस्ट्री ने कुछ किया, कतरीना कैफ ने कुछ किया, ये सारे लोग कुछ करवा रहे हैं. तो उसका प्रेशर क्या हुआ? एक मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास जिनका ये प्रोफेशन नहीं है, वो तो देख रहे हैं ना, आपके उनको आइडियलाइज करते हैं. ब्यूटी का स्टैंडर्ड आपने बदल दिया. आपको क्लिक्स तभी आएंगे जब आप पाउट करके आपके लिप्स बड़े होंगे. मैंने कितनी दफा बताया कि जब मैं छोटी थी तो मुझे सारे कहते थे फूल की पंखड़ी वाले लिप्स होते हैं तुम्हारे, तो मोटे हैं. अब मैं कहती हूँ दसो जरा. तो हुन जिदों जो है अब इन हो गए ना, तो कहने का ये मतलब है कि सेल्फ एस्टीम जो अंदर से पैदा होती है, वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ एस्टीम कि यू आर द बेस्ट, ये माँ बाप बचपन से सिक्योरिटी अपने बच्चों को अंदर से देते हैं. इनसाइड आउट ब्यूटी जिसे हम कहते हैं. लेकिन वो अब अंदर की कोई बात नहीं रहेगी, अब सारी चीज़ें हम बाहर से सीख रहे हैं. अब ये तो बात हो गई ना कि सोशल मीडिया का चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपने नॉर्मल औरतों में, लड़कियों में डाल दी. हमेशा बेबी फैट को प्रिजर्व करते हैं. मैं बहुत लेक्चर देती हूँ. कॉलेजन बैंकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप एंटी एजिंग के तौर पे कर सकते हैं. और इसके अलावा इतनी चीज़ें आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ मत जाना पड़े. टू स्टे यंगर एंड हेल्दियर एंड टू हैव क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. लेकिन बाकी प्रोफेशंस आप चेक करें, डॉक्टर्स हो गया, साइंटिस्ट हो गया, कोई और हो गया, वो जैसे जैसे ग्रे हेयर होते हैं उनके, जैसे जैसे वो एज करते हैं. अभी आपने मुझे आते ही कह दिया कि आप तो नहीं लगता डॉक्टर, या आप यंग लगती हैं. माशाल्लाह, यू केप्ट योरसेल्फ वेरी वेल. लोग प्रैक्टिस में पूछते हैं आपने सर्जरियां कितनी की हुई हैं, हाथ साफ भी है कि नहीं? तो आपके एक्सपीरियंस को क्वेश्चन नहीं. देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अभी तक मैं 2-3 दफ़ा हाइफू करवा चुका हूँ. ठीक है जी. अब मैं जाके सोचूं कि अच्छा यार यहाँ जाके एक हल्के से फिलर्स वगैरह लगवाओ. बिकॉज देखिए, आप शोबिज में हैं, ये चीज़ें चलती हैं. एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, बिकॉज मैंने बाल भी लगवाए हैं, मैंने वेट भी लॉस किया हुआ है एंड ऑल दैट. आई वांट टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. एब्सोल्युटली. मगर अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली वुमेन, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ स्टॉप करना है. वो एक मतलब वो 10 साल पहले बिफोर एंड आफ्टर वाली आप पिक्चर्स देखें और आप कहते हैं यार ये तो बंदा ही अलग है. ठीक है ना. तो वहाँ कहाँ आप ड्रॉ द लाइन करते हैं कि यार दिस इज इनफ. कोई भी चीज बुरी नहीं होती अगर उसको बैलेंस करके किया जाए, मॉडरेशन में. दूसरा कर कौन रहा है? आपका चेहरा इतना खूबसूरत, आपको अल्लाह मियाँ से बेहतर आर्टिस्ट पेंटर कोई नहीं है ना. तो आपका इतना खूबसूरत चेहरा आप किसी के सामने जाके पेश कर रहे हैं कि इसके ऊपर काम कर दो. वो अगर एक अच्छा आर्टिस्ट है तो काम अच्छा कर देगा, लेकिन आपको बड़े गर्ज चाहिए कि आप जाके किसी के पास भी चले जाएं और जाके कहेंगे कुछ कर दो और वो कुछ बिगाड़ दे. डेंटिंग पेंटिंग कर दो. जिस तरह से फिलर्स जब स्टार्ट हुए थे तो कितने ठोके जा रहे थे, ठोक के. और कहाँ पे?
जैसे डीएचए की फाइलें बिक रही थी ना, उस तरह फिलर्स हाँ, बिक रहे थे। अब देखिए स्टाइल बदल गया ना। अब हाँ। 10 सालों में लोगों को पता चल गया, 5-6 साल में, कि एक्चुअली जो फिलर्स हैं उसको तो वो तो पहले फिलर्स आते हैं जी 2 साल में, 1.5 साल में खत्म हो जाते हैं। नहीं, 80% खत्म हो जाते हैं, 20% दे स्टे बैक। दे आर ब्रांच्ड हाइलुरोनिक एसिड। मैंने आपको पहले बताया मैं साइंस की बात करती हूँ, तो साइंटिफिकली आप देखेंगे उसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा है, वो ब्रांच्ड हाइलुरोनिक एसिड है जो खत्म नहीं होता, स्टेबल ही होता है। 20% पीछे रह जाएगा, आप फिर और सिरिंजें लगवाएंगे, फिर आप और लगाएंगे, आप अपने आप को रोज देख रहे हैं। तो अब क्या लगवाए, अगर अच्छा, कोई तो लगवाना चाह रहे हैं तो क्या लगवाएं वो? तो देखिए फिलर्स की जगह है। अब अगर मुझे कॉल आती है जी मेरी चिन अंदर है, मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, तो आप चिन पे लगा के सही कर सकते हो। या अगर कोई कहता है जी के लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े डक बन के फिरना इज रॉन्ग, क्योंकि वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है। हाँ, यहाँ वो जो डक हाँ, वो लेकिन यहाँ पे आपको फिलर्स नहीं चाहिए, और जो नए फिलर्स चले हैं वो बायोस्टिमुलेटरी फिलर्स, जिसका मतलब है कि वो आपकी कोलेजन को इंड्यूस कर रहे हैं। ओके। और वो जब आप लगवाते हैं तो फिलर्स की तरह आपको एक पफी फेस नहीं देते, बल्कि अंदर जाके 2-3 महीने में आपके अपने कोलेजन को इंड्यूस कर रहे होते हैं। तो टाइम के साथ आपको वो फायदा देता है। अब तो स्ट्रिंग्स भी आ गए हैं, बड़ा आपने पीडियो अगर थ्रेड, आपको पता है पीडियो वो थ्रेड हमने जो करना है वो कोई पता नहीं 15-20 साल पहले अमेरिका में आए और उन्होंने कहा जी कि उसको यूज किया, वो ब्रेक हो जाते थे, उसका मटेरियल डिफरेंट था। हाँ। तो उन्होंने उसको क्लियर ही नहीं किया, एफडीए क्लियर ही नहीं किया कि भाई ये तो टूट जाते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। अब आ जाते हैं। लेकिन वो टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया हर बंदा करवा रहा था, क्योंकि उनको एफडी क्लियरेंस नहीं चाहिए। वो लगे रहते हैं, जब वो हाथ उनका साफ हो जाता है तो अमेरिका वाले सोचते हैं कि भाई अच्छा ये अब इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अब ये साफ हो गया है हाथ, ये कोई मरा नहीं है, तो चलो इसको अपने कंट्री में ले आओ। क्या बात। तो अब भी कोई 2-4 साल पहले मटेरियल बदल गया पीडियो थ्रेड का, और उन्होंने देखा कि अब वो स्मूथ है और उसकी इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं, तो अब जाके वो ट्रेन कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज एंड टर्की में कितने सालों से हो रहे थे, और यंग लड़कियां करा रही थी। अभी आपने बात की थी ना यंग लड़कियों की और हाइफू की, तो देखें मुझे कोई नहीं है कि आप जाके 10 दफा हाइफू कराएं, एक अच्छे हाथ में हाइफू वुड वर्क, लेकिन पहले आप ये समझ तो लें कि हाइफू चीज क्या है। ये एक अल्ट्रासाउंड की एनर्जी है जिससे जैसे आप कोलेजन बेसिकली बिल्ड जिससे आपका कोलेजन बिल्ड होता है। लेकिन अगर उसकी डेप्थ होती है, वो जो आपकी मशीन कर रही होती है ना, पेडल जो हाथ में पकड़ा होता है, उसकी डेप्थ है, अगर वो 4 मिलीमीटर तक जाएंगे, उससे डीप जाएंगे और पूरे फेस पे, तो आपकी कहीं भी फैट लॉस हो जाएगा। अब अगर आपको बहुत हैवी डबल चिन कम करनी है, आप यहाँ पे करोगे तो हाइफू विल वर्क फॉर यू, क्योंकि आप यहाँ से फैट खत्म करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर, एस्थेटिशियन, बट हाइफू कैन बी डेंजरस आल्सो। मैं वही बता रही हूँ आपको कि अगर आपका उसका पेडल चेंज नहीं करते या उसकी सेटिंग चेंज नहीं करते, करने वाले को नहीं पता, और वो पूरे फेस पे एक ही सेटिंग के साथ ठा 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 लगा हुआ है, तो आपने यहाँ से तो अपना कोलेजन कम नहीं करना, क्योंकि एज के साथ आपका कोलेजन कम हो रहा है, आपकी फैट कम हो रही है एज के साथ आपकी ये। लेकिन आप अगर एक सेटिंग के साथ पूरे फेस पे ठा ठा हाइफू करेंगे तो फैट लॉस होगा। तो जहां से आपने फैट लॉस नहीं करना, तब फैट लॉस वहां से होगा तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। नहीं, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, एवरीबॉडी वांट्स टू स्टे यंग। ये बैंकिंग के ऊपर तो हम सारे कहते हैं, मगर ये कोलेजन बैंकिंग क्या है, ये जरा बताएं। देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं बहुत प्रमोट कर रही हूँ और बाहर की दुनिया में भी बहुत प्रमोट हो रही हैं। उनमें से एक चीज है कोलेजन बैंकिंग, जो कि एक नया ट्रेंड है, पुराना ट्रेंड भी है लेकिन अब ज्यादा ऑन सरफेस आ गया है। आप देखिए, जब 25 ईयर्स के बाद, 25 साल है ना आपकी एज, तब तक आपका स्किन का जो सेल टर्नओवर है, नए नए सेल बन रहे हैं, नीचे से नए सेल्स आ रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ लड़के लड़कियों को कि 25 साल से पहले मिनिमलिस्ट रहो, अनलेस के एक्नी वगैरह उसका इलाज चाहिए होता है, कोई और छाइयाँ वगैरह उसका इलाज चाहिए, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ जी। 25 साल के बाद आपका कोलेजन कम होगा 1% एवरी ईयर। अच्छा। और औरतों में खास तौर पे जब उनको मेनोपॉज हो जाता है, उनके हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह, आपके पीरियड खत्म हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है आपका That's later, that's after 45, 50. 45 के बाद। हाँ जी। तो मेनोपॉज जब होता है तो पहले 5 साल में आपके 30% कोलेजन खत्म हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। और जब आप 60-70 ईयर्स के होते हैं तो आपके जिस्म के अंदर से 70-80% ऑफ योर ओन कोलेजन खत्म हो जाता है। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन टाइप 1, 2, 3 वगैरह, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके जॉइंट्स के अंदर होता है। दैट्स वाई वो आपका मोबाइल होता है, वरना आपको आर्थराइटिस हो जाता है, आपका कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाता है। स्किन, हेयर, नेल्स, आर्टरीज, आपकी जो हार्ट की, आपकी हर चीज के लिए आपको कोलेजन चाहिए, मसल्स के लिए, टेंडन्स के लिए। How do you bank it then? अब जो है ना कि कोलेजन आपको लेना चाहिए सप्लीमेंट्स की सूरत में। Okay. आपको बाय माउथ लेना चाहिए,
ये आपने देखा होगा कोलेजन मास्क चले हुए हैं, बड़ी क्रीमें श्रीमें। कोलेजन का साइज जो होता है ना वो 300K डाल्टन, इतना बड़ा साइज होता है मॉलिक्यूल का। अगर आप फेस पे लगाएंगे तो उसने एब्जॉर्ब कोई नहीं होना। तो इसलिए मास्क वगैरह जो आप लगाते हैं वो हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से आपको लगता है वो मैं बड़ा चमक दमक रहा हूं। वो बहुत ही वो टेम्परेरी absorb तौर कोई पे नहीं हो रहा, ओके वो आपको सिर्फ वक्ती तौर पे आपने बाय माउथ लेना है। और वो भी वो वाला कोलेजन जिसका मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है। वो कौन सा है? हाइड्रोलाइज्ड या पेप्टाइड। तो आपने कैप्सूल्स लेने या पाउडर? मैं 2 से 3 लीटर पानी के अंदर कोलेजन पाउडर लगा डाल के, जो कि हाइड्रोलाइज्ड है, क्योंकि मॉलिक्यूल साइज छोटा है, स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको फायदा होगा। और कितना Every लास्ट single करता है? एवरी डे? एवरी डे लें जब तक कि आप ऊपर नहीं चले जाते, बिकॉज आपका फिर कोलेजन उठे जाके अल्लाह मियां कोलेजन दे दे। क्योंकि आपको कोलेजन की जरूरत है इफ यू वांट टू स्टे यंगर एंड हाँ। हेल्थियर। इसी तरह और कुछ चीजें हैं जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, अगर आप चाहें तो मैं उसके ऊपर बात कर सकती हूँ, या कोई ऐसी साइंटिफिक डेटा जो कि 40 साल का डेटा किस चीज के पीछे है। रेटिनॉल्स एंड ट्रेटनॉइन। नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड डॉक्टर साहब। लॉट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए भी, वो डॉक्टर साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी, उस पर भी आप जाके ले सकते हैं। लास्ट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। आपने एक बात की थी इमोशनल इंटीमेसी के ऊपर। व्हाट इज़ दैट, एंड स्पेशली व्हाट डू यू थिंक, ये मर्दों में ज़्यादा आप देख रही हैं या औरतों में ज़्यादा देख रही हैं इसकी कमी? आदमी तो विजुअल क्रीचर्स हैं। आदमियों को तो आंखों से ही जो है हर चीज अच्छी लगे, तो बाद में वो सोचते हैं कि अब मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। क्या बात है, इतने और- सिंपल है हम लोग यार। सिंपल है। और अगर वो बंदी अच्छी लग गई विजुअली, तो उसके बाद वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दे टेक देयर टाइम टू फॉल इन लव। लेकिन जब आदमी इश्क में पड़ता है तो उसका छुटकारा मुश्किल हो जाता और है। एक मिनट में ऐसा नहीं लगता कि ओह लिप लॉट, लंबा टाइम लगता है, लेकिन वंस दे आर इन लव तो फिर वो, इसलिए आदमी आप देखे होंगे लड़के बेचारे, फिर वो ब्रेकअप हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल से टॉलरेट करते हैं। बेड़े गर्क हो जाते हैं हमारे। वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ताजमहल भी नहीं बना, किसी औरत ने ताजमहल बनाया? 10-12 शादियां की हुई थी वो उसकी। चले जो भी है, उन्होंने बनाया था ना फिर भी। हाँ। तो ये चीजें जो है ना इमोशनली वो तब इन्वॉल्व होते हैं when they're absolutely तो यू थिंक कि इमोशनल इंटीमेसी मर्दों में बिल्कुल नहीं होती? शुरू में नहीं होती, लेकिन डेवलप होती है when they're with the right person। एंड दैट इज, अगर वो डेवलप हो जाए तो और औरत से ज्यादा औरत जो होती है उसकी हमेशा पहले स्टार्ट ही इमोशनल से होता है। इफ शी इज Ka-ching. इमोशनली इन्वॉल्व तो फिर Ka-ching. उसके Emotion. बाद इमोशनली इन्वॉल्व होती है, तो देन शी टेक्स टू द नेक्स्ट लेवल। और हाँ जी। हाँ जी, और जो इंटीमेसी जो होती है वंस दे आर एट द सेम लेंथ एंड कंपैटिबिलिटी हर लेवल पे हो रही हो, जिसमें हम कहते हैं ना आसान लफ्ज में इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, वो पैकेज होता है। जी। कभी एक चीज़ नहीं होती। वो जो पैकेज आपका पूरी वेवलेंथ और पूरी कंपैटिबिलिटीज हो जाती हैं, तो यू आर एब्सोल्युटली मैचिंग ईच अदर्स नीड्स। क्योंकि अनमेट नीड्स होती हैं ना, जब अनमेट नीड्स को उर्दू में कहेंगे कि आपकी जब ना मिलने वाली जरूरतें, ज़रूरतें या ख्वाहिशात या महरूमियाँ या महरूमियाँ, क्या तो फिर ये होते हैं रिलेशनशिप खराब होते हैं। डॉक्टर साहब, नन्ना मुन्ना सा हमारा शो होता है, टाइम ज़रा हमारे पास कम है, मगर एक जल्दी से एक्सक्यूज़ मी वाले थोड़े से सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपकी मर्ज़ी, आपने जवाब देना है दे दें, नहीं देना तो ना दें। ये कुछ लोग हैं, इनकी पर्सनैलिटी देख के आपने बताना है कि आप इनको कितने मार्क्स देती हैं, उनकी एज के हिसाब से उन्होंने अपने आप को कितना अच्छा रखा तो हुआ। मुझे बताना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द एजेस ऑफ मेनी पीपल। जी जी ठीक है, नहीं हम एज की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि मैं लेट्स सपोज अगर कहता हूँ अहमद अली भट्ट, उन्होंने अपने आप को कितना मेंटेन अच्छा रखा हुआ है। आप कहेंगे हाँ जी आई गिव हिम 7, ठीक है? आउट ऑफ 10? नहीं, 20? जाहिर गल, आउट ऑफ 8, आउट ऑफ 10 जी, आउट ऑफ 10। ठीक है जी। आपने अपने आप को खुद ही नंबर दिए हैं, मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, मैं अपने आप की नहीं पूछूंगा, मैं अगलों को ज़िबा करवाऊंगा, ठीक है जी। आइए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ ने, देखें मैं हमेशा कहती हूँ जो बंदा अपना वेट मेंटेन कर लेता है ना, उसको तो वैसे ही 100% दे देना चाहिए। वेट की वजह से आपकी पूरी पर्सनालिटी बनती है, खाली शक्ल से नहीं बनती। वेट अगर आपका सही नहीं है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गोडे गिट्टे आपके रह जाते हैं। तो कितने पॉइंट्स है? उसको फॉर हर एज आई वुड थिंक, लोग कहेंगे वो जी बड़े प्रोसीजर कराएं, बड़े प्रोसीजर, ये भी बड़े गलत सारे ने concept है। कराएं प्रोसीजर, कितने नहीं कराए प्रोसीजर आपको खूबसूरत नहीं देता, खोते को आप घोड़ा नहीं बना सकते। आप अपनी स्किन, आप अपनी स्किन जो है ना, जो आपकी स्किन है ना, आप वो पूरी ऊपर से उतार के नई स्किन नहीं लगा सकते। जब आप कमरे में एंटर होते हैं, जो ग्लो और जो स्किन होता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग पीपल लुक एट। बिल्कुल। और उसके बाद जो आपका वेट होता है और जो आपकी पर्सनालिटी होती है, बाकी जो प्रोसीजर होते हैं ना, मैंने ये करा लिया तो 8 होता 8 हाँ
फॉर हर एज मैं उससे ज्यादा भी दे सकती, लेकिन चले 9 पता है मैंने उसको नजदीक से नहीं देखा, बट ऑन द स्क्रीन यस। ओके 9 आपने 9 मार्क्स दिए मरीम को। ओके जी स्किन बहुत अच्छी है भाई। जी जी वाकई वाकई। माहिरा खान मायरा खान इज यंगर ना, वे यंगर देन हर। जी जी तो देखिए आपने एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करना है ना, नहीं तो- मैं तो औरतों के नाम बता रहा हूँ, आप कहेंगे हाँ यार मेरा ये मतलब है कि उसको फिर मैं उसी की एज के साथ कंपेयर करूंगी ना, जी। मैं उसको बड़ी तो age के मायरा साथ- ने अपनी एज के हिसाब से अपने आप को कैसे रखा हुआ? मेरे ख्याल उसकी एज कतरीना टाइप वगैरह की है ना, हम्म, तो फिर मैं आई लव हर पर्सनालिटी, उसको भी 8 देते हैं। आई लव हर 8 पर्सनालिटी, द वे शी टॉक्स, द एलिगेंस, एंड शी अच्छा। हैज गुड स्किन आई थिंक। ओके ओके गुड स्किन। सज्जल सज्जल वो वाली है ना जो मूवी में आई थी श्रीदेवी के साथ। जी बिल्कुल। हाँ वो तो छोटी सी एज की है, उसने क्या रखना है, छोटी एज को तो वैसे ही आप दे दें नंबर। वैसे ही दे दे नंबर। अच्छा वो चलें। कितनी एज की है तो मुझे तो पता भी नहीं है। सज्जल होंगी अपनी अर्ली 30s में होंगी, हाँ, मिड तो 30s कहीं होंगी। 25-30 तक तो जो है वो बंदा वैसे ही अपने मतलब सज्जल को हम काउंट नहीं जवानी करते। का खा रहा होता चले जी सज्जल को हम निकाल देते हैं इसके अंदर से। आप ये बता दें सबा कमर है। शी इज ओल्डर, हाँ शी, उनको 8 दे दे। 8 सबा कमर शी को। रियली वेरी फिजिकली फिट आई थिंक। नुमान इजाज नुमान एजाज, पता है मुझे पाकिस्तानी मर्दों से ये है कि वो जो मर्जी एक्सरसाइज करें, फिजिकली फिट हों, लेकिन पता नहीं तोंद क्यों निकालते हैं थोड़ी सी सारे लोग। ओह डोंट देखिए बिकॉज ही इज हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं नहीं, उनके। अगर फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं आप, सब कुछ नोम कर भाई रहे जिम हैं। नहीं जाते। नोम भाई जिम से बाहर से लंघ जाते, नोम भाई जिम नहीं जाते। अच्छा तो हाँ फॉर दैट इज वेरी इज अ गुड लुकिंग मैन, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना फिजिकल फिटनेस में आप, अल्फा मेल। लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सक इन, यू नो, मैं भी थोड़ा गलत बैठी थी, सक इन मतलब पेट अंदर होना चाहिए आदमियों का। ओके नोमी भाई थोड़ा सा सक इन कर ले प्लीज। ओके मगर पॉइंट्स नहीं आप दे रहे उनको, पॉइंट्स इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, व्हिच इज 7 8। 9 दे दें। फिर यार सक इन करने की जरूरत नहीं है। 9 मिल गए। अच्छा वेरी नाइस। इमरान खान आजकल कैसे दिखने में लग रहे हैं मुझे नहीं पता, बट अब वो तो किसी को भी नहीं पता, मगर उससे पहले वाली बात करते हैं। ऑब्वियसली 10। अगर लुक्स की बात कर रहे लुक्स हैं, की बात करें हम, हाँ looks तो की बात। मतलब लुक्स तो लुक्स होती हैं, अल्लाह की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटी इज अ प्रेशियस गिफ्ट जो कि अल्लाह देता है हर एक को, हाँ नहीं साहब 10 मिलती। लेके वेरी नाइस जी। शहबाज शरीफ साहब कैप्टन साहब वेरी वेल बाय द वे फॉर हिज Older एज, हैं। अभी तक सूट वगैरह पहनते हैं, 8 वेरी दे दें, एथलेटिक। 8 दे दें। 8 शहबाज शरीफ साहब 8 लेके वेरी नाइस सर। आई एम अ जनरस पर्सन। सर ऑफ कोर्स। ज़ेबा बख्तियार 10 दे दें। Ah. सच अ स्वीट हार्ट, मैं उनको मिली भी हुई हूँ, मैंने देखा भी हुआ है। शी इज अ ब्यूटीफुल स्किन, द ट्विंकल इन आईज एंड द वे शी केप्ट हरसेल्फ एंड द पर्सनालिटी, एंड यू नो मैं पर्सनालिटी, स्किन और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। शी कैरीज हरसेल्फ वेरी नाइसली। हुमायूं सईद हो सकता है कभी फ्यूचर में मुलाकात हो जाए तो अच्छा स्कोर दूं क्या? डिपेंड करता है किस नीयत से आप मिलना चाह रही हैं उनको, उनकी लुक्स के हिसाब से या ऑटोग्राफ के हिसाब से। आई थिंक ही नीड्स टू गो टू द जिम। हुमायूं इज कैप्टन सर वेरी वेल। स्क्रीन पे फिर पता है बंदा बड़ा डिफरेंट आता है ना, स्क्रीन पे मैं कभी अच्छी नहीं आती, कभी भी अच्छी नहीं आती, तो इसकी वजह से आई कैन कमेंट। जो स्क्रीन पे मुझे लगते हैं वो मुझे लगता है कि उनको जिम जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है देखने में बड़े अच्छे हों, आई डोंट नो। ऑलराइट तो आप कितने 7। और इसके साथ साथ बस एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे किस किस चीज की जरूरत है? मैं जब देखा था ना पहले आपको, तो यू हैड अ डिफरेंट ला तो नहीं हुआ था कुछ? नहीं मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। खातिन साहब इसके मैंने पैसे नहीं पूछा दिए। नहीं किस वजह से। खैर है इट कैन बी बोथ वेज। वो हम एडिट कर देंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम एंड थैंक यू फॉर एजुकेटिंग मी आल्सो एंड टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ चीज़ें जो हम मर्दों को नहीं पता होती, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स इंटिमेसी एंड एवरीथिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वगैरह लीव हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आल्सो, एंड उनके यूट्यूब के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएंगी। और इंशाल्लाह हो सकता है कि वॉशिंगटन या कहीं जब मैं अमेरिका हूँ तो वहाँ हम मिलके एक और पॉडकास्ट करें। डेफिनेटली। खातिनों साथ अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो 2-3 टीके यहाँ लगवा लें। चलो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।